प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है दैनिक जीवन के आधार पर समझाइए। पहला है संक्षारण और इसके बचाव के उपाय, और दूसरा है विकृत गंधिता, इसको भी समझाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम देखेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि संक्षारण है क्या। अब देखिए, संक्षारण का मतलब है एक प्रकार से जंग लगने से। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जैसे अगर हम संक्षारण का उदाहरण लें तो लोहे पर जंग लगना जो है एक संक्षारण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण का उदाहरण है। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं लोहे की बात करूं जिसका संकेत होता है Fe, तो लोहा आपने देखा होगा कि जब लोहा खुले में रहता है, खुले वातावरण में रहता है, तब उस स्थिति में वो वायु से क्रिया करता है, नमी से क्रिया करता है, साथ में प्रदूषकों से क्रिया करता है। प्रदूषक मतलब दूषित करने वाले। तो कोई भी धातु हो सकती है, लोहे के अलावा और भी धातुएं हो सकती है। अगर हम पर्टिकुलर लोहे की बात करें, जैसे मान लीजिए ये लोहा है, इस तरह से इसको बना दिया हमने। ये लोहा है जो कि एक धातु है। ये धातु वायु के संपर्क में आती है, साथ ही साथ नमी के संपर्क में आती है और प्रदूषकों के संपर्क में आती है। तो जब ये धातु वायु के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, प्रदूषकों के संपर्क में आती है, तब इस पर जंग लग जाता है। जंग लगने का मतलब है एक संक्षारित हो जाती है। जब धातु वायु के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, प्रदूषकों के संपर्क में आती है, उनके साथ क्रिया करती है, तब ये धातु जो है ये संक्षारित हो जाती है, मतलब इस पर जंग लग जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ कि धातु वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में, प्रदूषकों के संपर्क में आ रही है और संक्षारित हो रही है, तो ये संक्षारित होने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया लोहे पर जंग लगना। अब बात आती है कि जो संक्षारण है, जंग लगना, इससे कैसे बचा जाए। तो यही हम अगला इसी में समझते हैं, बचाव के उपाय। संक्षारण यानी जंग लगने से कैसे बचा जाए। तो जो संक्षारण से बचाव करना है उसके लिए, जैसे अगर हम लोहे की बात करें, हमारे घरों की खिड़कियां जो होती है, वेंटिलेटर जो होते हैं, वो लोहे के बने होते हैं। और ऐसे समय में हम जंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं क्योंकि वो लगातार वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में बने रहते हैं, प्रदूषकों के संपर्क में बने रहते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, बार बार बीच बीच में हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो धातु पर पेंट करने पर या लोहे पर पेंट करने पर जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हम एक तो इसमें बचाव का उपाय लिखेंगे, पेंट लगाना चाहिए, या पेंट लगाना शॉर्टकट में लिख देते हैं। दूसरा हम क्या उपाय कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगाकर भी संक्षारण से बच सकते हैं। ग्रीस या तेल लगाकर। इसके अलावा हम यशद लेपन भी कर सकते हैं। अब यशद लेपन का मतलब, यशद का मतलब होता है जिंक। तो जो लोहे की सतह है,
अगर मान लीजिए ये इस तरह से हम लोहे को बना ले, Fe यानी लोहा होता है, मैंने आपको बताया था। इस लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाना, इसको कहते हैं यशद लेपन, या इसी को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो इस तरह से भी हम जंग लगने से बचा सकते हैं। और जिंक की परत की जगह हम क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी, क्रोमियम जिसका संकेत होता है Cr, क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी क्रोमियम की परत यानी लेयर चढ़ाकर भी धातु को हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये समझा संक्षारण क्या होता है और संक्षारण के बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो पेंट लगाकर भी हम संक्षारण की क्रिया को रोक सकते हैं, ग्रीस या तेल लगाकर, यशद लेपन करके भी, और क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी संक्षारण को रोक सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता नाम से ही समझ में आता है, विकृत यानी खराब, गंधिता यानी गंध। तो सीधे शब्दों में इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि खराब गंध से है। तो विकृत गंधिता क्या है? जैसे मान लीजिए तेल है, जब तेल खराब हो जाता है तो आप उसकी गंध देखेंगे। जब आप उसकी गंध को सूंघते हैं, या फिर कोई वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, तेल के अलावा कोई वसायुक्त खाद्य पदार्थ हो सकता है, तो जब हम तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखते हैं, तो खुला रखने के बाद क्या हो जाता है, ये तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो। कब ऐसा होता है? जब हम तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखते हैं, तो खुला रखने के कुछ समय बाद उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने से क्या होता है कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों की जो गंध है और जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। तो यही विकृत गंधिता है कि जब हम तेल को या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखते हैं, खुला रखने के बाद कुछ समय के बाद ये देखते हैं कि उनका ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण होने के बाद इनकी जो गंध है, इनका जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। ये जो क्रिया है, इस क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। तो एग्जाम्पल्स तो आप इसके लिख भी सकते हैं कि जैसे तेल है, इसका खराब हो जाना, या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना, ये सब विकृत गंधिता के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये विकृत गंधिता है, मतलब तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है, इन तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तभी हम ये कहेंगे कि उसकी गंध या स्वाद खराब नहीं होगा। मतलब कुल मिला के हमको क्या करना है? तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकना है। और ऑक्सीकरण को रोकना है मतलब ऑक्सीकरण से तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को बचाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाना अगर है, तो उसके लिए इनको कम सक्रिय मतलब कम एक्टिव, कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, तो इन्हें हम कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस से युक्त कर देंगे, मतलब इससे क्रिया करा देंगे, इसमें मिला देंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि इनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उनका गंध और स्वाद खराब नहीं होगा, जिससे कि विकृत गंधिता नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप समझना। जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह आप देखते हैं तो उसमें जो टाइट एयर रहते हैं वो उसमें ऑक्सीजन से क्रिया की कोई संभावना ही नहीं रहती, इसलिए वो कुछ दिनों तक बने रहते हैं।
तो ये आप समझेंगे कि विकृत गंधिता क्या है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो है इनको खुला रखने पर या खुला जब हम रखते हैं तो कुछ समय बाद उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, इनका गंध और स्वाद खराब हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे तेल है, तेल का खराब होना या वसा युक्त खाद्य पदार्थ का खराब होना, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो उसके बचाव के लिए हम क्या करें, तो ये जो है तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, इनका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकृत होने से बचाना है तो इनको कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस से युक्त कर दिया जाता है, जिससे विकृत गंधिता से हम इन पदार्थों को बचा सकते हैं। तो इसकी थ्योरी भी आप देख लेंगे। संक्षारण और इसके बचाव के उपाय। तो संक्षारण क्या है, जब कोई धातु वायु, नमी, प्रदूषकों आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है, तो पेंट लगाना चाहिए, ग्रीस या तेल लगाना, यशत लेपन करना, क्रोमियम की परत चढ़ाना, ये है। उसके बाद हमने देखा विकृत गंधिता को समझाना था। तो विकृत गंधिता क्या है, तो ये हमने सीखा है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय बाद उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके गंध और स्वाद खराब हो जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण है वसा युक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना, यह विकृत गंधिता का उदाहरण है। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से, मतलब ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए उसे, मतलब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त करना चाहिए, मतलब उसमें मिलाना चाहिए, क्रिया कराना चाहिए। ये अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है उन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अपघटन या टूटना। वियोजन का मतलब होता है अपघटन या टूटना। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिनमें ऊष्मा या ऊष्मा द्वारा वियोजन, प्रकाश द्वारा वियोजन और विद्युत यानी विद्युत के द्वारा वियोजन। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमको देना है। एक उदाहरण ऐसा देना है जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होना दिखाना पड़ेगा, एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें प्रकाश द्वारा वियोजन दिखाना है, और एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें विद्युत, मतलब इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत के द्वारा वियोजन को हमको दिखाना। तो इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा द्वारा वियोजन। या जिसको हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा का चिन्ह इस तरह का बनता है, त्रिभुज का चिन्ह, यानी इससे मतलब ये है कि हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। यह है कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो बचेगा कैल्शियम, और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन चले गए हैं तो 1 ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CaO। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये हो गई अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा वियोजन की, यानी ऊष्मा के द्वारा हमने इसको तोड़ दिया। देखो इसके 2 भाग बन गए, मतलब इसका हमने वियोजन कर दिया, अपघटन कर दिया, तोड़ दिया। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें प्रकाश द्वारा वियोजन देखेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं AgCl। इस पर हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं, सनलाइट। ये जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रकाश सुग्राही होता है। इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है ये तुरंत सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, Cl2। ये ध्यान रखना है, क्लोरीन को हमेशा Cl2 के रूप में लिखा जाता है जब अकेला लिखा जाता है। तो इसके साथ है तो AgCl है, लेकिन जब इसको अलग लिखा तो ये Cl2 के रूप में होता है। तो ये AgCl जो है, इस पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, मतलब प्रकाश के द्वारा ये टूट जाता है Ag में और Cl2 में।
Cl2 मतलब क्लोरीन द्विपरमाणुक है। हमेशा Cl2 ऐसे लिखा जाता है, जैसे हमको हाइड्रोजन लिखना है ना, तो उसको हमेशा H2 के रूप में ही बोला जाता है। ऑक्सीजन O2 बोला जाता है, नाइट्रोजन N2 बोला जाता है। वैसे ये सब द्विपरमाणुक है, मतलब दो दो परमाणु रहते हैं। इसके भी दो परमाणु, ये भी दो परमाणु, ये भी दो परमाणु। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको 1/2 कर लो, तो 2 से 2 कटेगा तो Cl बचेगा, तो अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। या फिर क्लोरीन यहाँ 2 है तो इसमें 2 लगा देंगे। 2 लगाने से क्लोरीन तो 2 हो गए, लेकिन Ag भी 2 हो गए, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। तो ये 2 Ag हो गए और Cl भी यहाँ पर 2 हो गए। ये प्रकाश के द्वारा हमने इसको वियोजित किया। देखो एक पूरा सूत्र था तो इसको 2 भागों में हमने तोड़ दिया। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें विद्युतीय वियोजन देखते हैं। विद्युतीय वियोजन यानी विद्युत के द्वारा वियोजन, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अब विद्युतीय वियोजन के लिए हम जल का विद्युत वियोजन करते हैं, यानी विद्युत के द्वारा इसको तोड़ते हैं। आपकी किताब में एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, प्लास्टिक का मग लिया है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के इसका वियोजन किया है। बढ़िया चित्र आप देखना, उसमें मिलेगा आपको। मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो H2O यानी जल जब किसी एक पात्र में लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत के द्वारा ये जल वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है, जिसको विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन या वैद्युत वियोजन कहा जाता है। वी को वही भी लिखते हैं, वैद्युत भी चलता है। तो ये जो जल है ये आपको देता है हाइड्रोजन गैस और साथ में देता है ऑक्सीजन गैस। देखो हाइड्रोजन को जब अकेला लिखा मैंने तो H2 के रूप में लिखा, ऑक्सीजन को लिखा तो मैंने O2 के रूप में लिखा। यही बात मैं आपको बता रहा था। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। देखो H2O को हमने 2 भागों में वियोजित कर दिया। तो देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है तो इसको आधा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो ये ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2, तो इससे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक ऐसा उदाहरण देखा जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, एक उदाहरण में सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है, और एक उदाहरण में जल का विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन हो रहा है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कवर कर लिया। फिर अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।